तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मंजू सुल्तानपुरी 11 में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है वरमाला। तो दोस्तों, चलते हैं हम अब आगे वीडियो में। आइए सुनते हैं कहानी को। किरण, तुम अंदर जाओ। बेला जी किरण को अपने मंगेतर सुमेश के साथ जाने को तैयार खड़ा देखकर बोली। किरण सकपका गई पर माँ का आदेश टाल न सकी। सुमेश की समझ में भी कुछ नहीं आया। किरण कुछ उल्टा सीधा बोलकर बेला जी को नाराज नहीं करना चाहती थी। वह मम्मी, रविंद्रालय में एक नाटक का मंचन हो रहा है। बड़ी कठिनाई से 2 पास मिली हैं। आज्ञा दें तो हम दोनों देख आए। वह अपने भरसक स्वर में नम्र बनाते हुए बोला। देखो बेटे, हम बेहद परंपरावादी लोग हैं। विवाह से पहले हमारी बेटी इस तरह खुलेआम घूमे फिरे यह हमारे समाज में पसंद नहीं किया जाता। किरण के पापा बहुत नाराज होंगे। मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। मम्मी, बस आज अनुमति दे दीजिए। इसके बाद विवाह होने तक मैं किरण को कहीं नहीं ले जाऊंगा। सुमेश ने अनुनय किया। कहा ना बेटे, मैं किरण के पापा की इच्छा के विरुद्ध नहीं कुछ कर सकती। वह बेरुखी से बोली। सुमेश दांत पीसते हुए बाहर निकल गया। बड़ी कठिनाई से उसने नाटक के लिए पास का प्रबंध किया था। उसे बेला जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। किरण से उसकी सगाई 2 माह पूर्व हुई थी। तब से वे दोनों मिलते जुलते रहे थे। उनके साथ घूमने फिरने पर कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। फिर आज अचानक परंपरा की दुहाई क्यों दे जाने लगी? सुमेश ने क्रोध में दोनों पास फाड़ दिए और घर जा पहुंचा। क्या हुआ? नाटक देखने नहीं गए तुम दोनों? सुमेश को देखते ही उसकी माँ ने पूछा। नहीं, उनके घर की परंपरा नहीं है। ये कौन सी परंपरा की बात कर रहा है तू? यही कि विवाह पूर्व उनकी बेटी अपने मंगेतर के साथ घूमे फिरे। किसने कहा तुमसे यह सब? किरण की मम्मी ने। पर तुम तो कई बार घूमने गए हो साथ में। परंपराएं बदलती रहती हैं ना माँ? बहुत देखी हैं परंपराओं की दुहाई देने वाली। उन्हें लगता होगा जैसे हम कुछ जानते ही नहीं, जबकि सारा शहर जानता है कि किरण की बड़ी बहन घर से भागकर शादी कर ली थी। तुमने किरण को पसंद कर लिया, नहीं तो ऐसे घर की लड़की से विवाह कौन करता? छोड़ो ना माँ, हमें उसकी बहन से क्या लेना देना। वैसे मुझे ही क्यों, किरण तो आपको भी बहुत भा गई है, कहकर सुमेश हंसा। यह हंसने की बात नहीं है सोमू। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। नहीं तो इस तरह का व्यवहार का क्या अर्थ है? किरण से साफ पूछ ले, कोई और तो नहीं है उसके मन में? दोस्त किरण का नहीं है। वह तो मेरे साथ आने को तैयार थी, पर उसकी मम्मी के व्यवहार से मुझे बहुत निराशा हुई। उनसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी। सुमेश उदास सुर में बोला। समझ क्या रखा है इन लोगों ने? जैसे चाहेंगे वैसे व्यवहार करेंगे। बेटी की उदासी देखकर रीना जी स्वयं पर नियंत्रण खो बैठी। शांति माँ, शांति। पता तो चलने दो कि माजरा क्या है। कब तक शांति बनाए रखी हम? हमारा कुछ मान सम्मान है या नहीं? मुझे तो लगता है कि हमें इस संबंध को तोड़ देना चाहिए, तभी इन लोगों की अकल ठिकाने आएगी।
ठीक है माँ। पापा को आने दो। उनसे विचार किए बिना हम कोई निर्णय भला कैसे ले सकते हैं। सोमेश ने माँ को शांत कराने का प्रयत्न किया। वे तो अगले सप्ताह ही लौटेंगे। आज ही फोन आया था। वे घर में रहते ही कब हैं। रीना ने अपना पुराना राग अल्फा खोल दिया। क्या करें माँ, पापा की नौकरी ही ऐसी है। सोमेश ने कंधे उचका दिए थे और रीना जी चुप रह गई। अगले दिन सोमेश अपने ऑफिस पहुंचा ही था कि किरण का फोन आया। कहो, इस नाचेज की याद कैसे आ गई? सोमेश हंसा। तुम्हें मजाक सोच रहा है? यहाँ मेरी जान पर बनी है। किरण रुआसी हो उठी। कल मेरा घोर अपमान करने के बाद अब तुम्हारी जान को क्या हुआ? सोमेश ने रोके स्वर में पूछा। पता नहीं, यह जताने की ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत व्यस्त हो और मुझे काम नहीं है। बहुत ज़रूरी न होता तो तुम्हें फ़ोन न करती। किरण का भीगा स्वर सुनकर चौंक गया। सोमेश, ठीक है, तुम वहीं प्रतीक्षा करो, मैं अभी 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। सोमेश को देखते ही किरण फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। सोमेश किरण को सांत्वना देते हुए बोला था। माँ ने मुझे आपसे मिलने को मना किया है। यह तो मैं कल ही समझ गया था, पर उन्हें हुआ क्या है? वे मेरी दूसरी जगह शादी करना चाहती हैं। पर क्यों? पापा को कोई और पसंद आ गया है। कहते हैं कि मंगनी ही तो हुई है, कौन सा विवाह हो गया है। ऐसी क्या खूबी है उन महाशय में? सरकारी नौकरी में है वो महाशय, तो क्या हुआ? पापा कहते हैं कि सरकारी नौकरी वाले की जड़ पाताल में होती है, तो जाओ रहो ना पाताल में, किसने रोका है? सोमेश हंसा। तुम्हें मजाक सोच रहा है? यहाँ मेरी जान पर बनी है। पहेलियाँ बुझाना छोड़ो और यह बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मुझे लगा तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तो किसी और से विवाह की बात सोच भी नहीं सकती। किरण रुआसी हो उठी। फिर भला समस्या क्या है? अपनी मम्मी पापा को बता दो कि और किसी के चक्कर में ना पड़े। सब कुछ कहकर देख लिया, पर वे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हैं। अब तो तुम ही कुछ करो तो बात बने। फिर तो एक ही राह बची है, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। नहीं सोमेश, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। दीदी ने ऐसा ही किया था, तब हमने इतनी बदनामी और शर्म झेली थी कि आज वह सब याद करके मन कांप उठता है। पर हमारे सामने और कोई राह नहीं बची किरण। सोचो सोमेश, कोई तो राह होगी, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। इतनी सी बात पर इस तरह निराश नहीं होना अच्छा लगता। मेरा विश्वास करो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम बस इतना करो कि अपने प्रस्तावित भाभी वर महोदय का नाम और पता मुझे ला कर दो। यह कौन सा कठिन कार्य है? जगन नाम है उसका, यहीं सेल्स टैक्स ऑफिस में कार्य करता है। तुम्हें दिखाने के लिए फ़ोटो भी लाई हूँ। कि किरण ने अपने पर्स में से फ़ोटो निकाली। अरे यार, ये तो मेरे स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। तब तो समझो काम बन गया। मैं आज भी जाकर इससे मिलता हूँ, या मेरी बात ज़रूर समझ जाएगा। इतना आशावादी होना भी ठीक नहीं है। मेरी सहेली नीरा इन महाशय से मिलकर उन्हें सब कुछ बता चुकी है, पर वे तो अपनी ही बात पर अड़े रहे। कहने लगे कि सगाई ही तो हुई है, कौन सा विवाह हो गया है। अभी तो बेटी बाप के घर ही है। बड़ा विचित्र प्राणी है यह, पर तुम चिंता मत करो, मैं इसे समझाऊंगा। सोमेश ने आश्वासन दिया। पता नहीं, अब तो मुझे किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। माता पिता ही मेरी बात नहीं समझेंगे, यह मैंने कब सोचा था। किरण सुबह उठी।
चिंता मत करो, कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, हमारे विवाह को कोई रोक नहीं सकता। सुमेश का दृढ़ स्वर सुनकर किरण कुछ आश्चर्य हुई। समय मिलते ही सुमेश जगन से मिलने जा पहुंचा था। पहचाना मुझे? सुमेश बड़ी गर्मजोशी से जगन के गले मिलते हुए बोला। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो हमारी क्लास के हीरो हुआ करते थे। कहो आजकल क्या कर रही हो? जगन अपने विशेष अंदाज में बोला। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। कितना कमा लेते हो? 20 लाख रुपए प्रति माह का पैकेज है। तुम अपनी सुनाओ। अपनी क्या सुनाओ मित्र, तुम्हारे 20 लाख रुपए मेरी कमाई के आगे कुछ नहीं है। यह फ्लैट मेरा ही है और ऐसे 3 और हैं। मुख्य बाजार में 3 दुकानें हैं। घर में कितना पैसा कहाँ पड़ा है मैं स्वयं भी नहीं जानता, जगन ने बड़ी शान से बताया। तभी नौकर ने सुमेश के सामने मिठाई, नमकीन, मेवा आदि सजा दिया। साहब चाय लेंगे या ठंडा? उसने प्रश्न किया। ठंडा ले आओ, साहब चाय नहीं पीते, उत्तर जगन ने दिया। तुम्हें अब तक याद है? सुमेश ने अचरज से उसे देखा। मुझे सब भले प्रकार याद है। तुम लोग किस प्रकार मेरा उपहास करते थे, मैं तो यह भी नहीं भूला। दोस्त तुम लोगों का नहीं था, मैं था ही फिसड्डी, पढ़ने में भी और खेल में भी। पर मौसम कुछ ऐसा बदला कि जीवन में बसंत छा गई। ऐसा क्या हो गया जो तुम मंत्रमुग्ध हो जा रहे हो? तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुमसे क्या छिपाना। पापा ने जोड़ तोड़ करके मुझे सेल्स टैक्स ऑफिस में क्लर्क क्या लगवाया। मेरे लिए तो सुख सम्मता का द्वार ही खोल दिया। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, पर अब भी मैं ज़्यादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करता हूँ। क्या करूँ, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए सावधान रहना पड़ता है। तुम कुछ भी कहो, पर ईमानदारी से जीवन यापन का अपना ही महत्व है, सुमेश ने तर्क दिया। अब मैं स्कूल का छात्र नहीं हूँ सुमेश, कि तुम मुझे डांट डपट कर चुप करा दोगे। सत्य और ईमानदारी की बातें अब खोखली सी लगती हैं। मेरी भेंट तो किसी ईमानदार व्यक्ति से नहीं हुई आज तक। तुम्हें मिले तो मुझसे भी मिलवाना। जिस समाज में पैसा ही सब कुछ हो, वहाँ इस तरह की बातें बड़ी हास्यपद लगती हैं। छोड़ो यह सब, मैं तो एक ज़रूरी काम से आया हूँ। सुमेश बहस को आगे बढ़ाने की मूड में नहीं था, इसलिए बात को बदलते हुए बोला। कहो ना, सेल्स टैक्स ऑफिस में किसी मित्र या संबंधी का केस फंस गया क्या? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक व्यक्तिगत काम से आया हूँ। कहो ना, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। तुम कल एक लड़की देखने जा रहे हो ना? देखने नहीं, मिलने जा रहा हूँ। पहली बार कोई लड़की मुझे बहुत भा गई है। मेरी बात सुनो पहले, अपनी राम कहानी बाद में सुनाना। उस लड़की से मेरा संबंध पक्का हो गया है, अतः तुम उससे मिलने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। यह आदेश है या प्रार्थना, तुम जो भी चाहो समझने के लिए स्वतंत्र हो, पर तुम्हें मेरी यह बात माननी ही पड़ेगी। तुम भी मेरी बात समझने की कोशिश करो मित्र। मेरा किरण के घर जाने का कार्यक्रम तय हो चुका है। अब मना करूँगा तो बुरा लगेगा। क्यों ना हम यह निर्णय कन्या के हाथों में ही छोड़ दें। स्वयंवर में वरमाला तो उसी के हाथों में होगी ना। जगन ने अपना पक्ष सामने रखा। तो तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? बहुत पछताओगे बच्चों। तुम लाख प्रयत्न कर लो, किरण कभी तुमसे विवाह करने को तैयार नहीं होगी। यह तो समय ही बताएगा। जगन हंसा। ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ।
जाओ मिल लो इससे, पर तुम्हारे हाथ निराशा ही लगेगी। सुमेश जगन से विदा लेते हुए उठ खड़ा हुआ। ऊपर से शांत रहने का प्रयत्न करते हुए भी सुमेश मन ही मन तिलमिला उठा। समझता क्या है अपने को, ऊपर की कमाई की बल पर बिठला रहा है। किरण इसे कभी घास नहीं डालेगी। सुमेश ने जगन से मिलने के बाद किरण को फोन नहीं किया। वह व्यग्रता से किरण के फोन की प्रतीक्षा कर रहा था। 2 दिन बाद वह घर पहुंचा। उसे समझ नहीं आ रहा कि किरण ने फोन किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे बताऊं। वह बड़े नाटकीय अंदाज में बोली। कह भी डालो जो कहना चाहती हो। क्या करूं, माता पिता की इच्छा के सामने झुकना ही पड़ा। मैं उनका दिल दुखाने का साहस नहीं जुटा सकी। आशा है तुम मुझे क्षमा कर दोगे। उत्तर में सुमेश ने क्या कहा था अब उसे याद नहीं है, पर उस घटना की कई माह तक उसके मस्तिष्क पर छाई रही। भ्रष्टाचार का दानव उसके निजी जीवन को भी ले गया। ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कौन कहेगा कल तूफान गुजरा था। कई साल बाद जब अनायास ही पार्टी में मुलाकात हुई तो गहनों से लदी फदी किरण से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि उस दिन जगन कोई 4 लाख रुपयों का शर्ट लेकर आया था। जहाँ लड़के हमसे दहेज मांगते हैं वहाँ लड़का पहली मुलाकात में सेट देगा तो कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करेगा। किरण पार्टी की भीड़ में इठलाती हुई गुम हो गई। तो दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।